नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं सीनियर सर्जन डॉक्टर जेपी पालीवाल, जो सेहत से जुड़ी समस्याओं और उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार करता हूँ, आपका भी अभिवादन करता हूँ। जी डॉक्टर जेपी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सर्जरी को लेकर जो उनके मन में तमाम तरीके के जो मिथ हैं वो कैसे मिटाए जाएं, और सर्जरी को अगर डिस्क्राइब करना है तो कैसे उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। देखिए, कोविड से रिलेटेड आपका प्रश्न है या मतलब कहीं और किसी और मतलब सामान्य प्रश्न में ये जानना चाहूँगा। पहले सामान्य प्रश्न, क्योंकि अक्सर ही लोगों में तनाव भी रहता है सर्जरी को लेकर, लोग डरे भी रहते हैं, सर्जरी करवाने से लोग अक्सर बचते हैं। आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, यदि चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो चिकित्सा विज्ञान में निश्चित तौर पर भेषज मतलब सर्जरी का बड़ा महत्व है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो किसी भी परिस्थिति में बगैर ऑपरेशन के संभव ही नहीं होता उनका इलाज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सर्जरी की यदि बात करें तो सर्जरी आज की तारीख में बहुत रिफाइंड और बहुत ही सकारात्मक रूप से पेनलेस प्रोसीजर्स के साथ होने लगी, और इतने ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट या इतने ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हो गए कि लोगों को ना तो किसी प्रकार की ऑपरेशन के समय तकलीफ होती है। और यदि रिस्क की बात करें तो यदि रोगी में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कार्डियक प्रॉब्लम या पुरानी कोई बीमारी है या बहुत ज्यादा उम्र, तो थोड़ा सा रिस्क अपन बोल सकते हैं कि हो सकती है, वो भी 1 या 2%, इससे ज्यादा रिस्क नहीं होती। वरना आज की तारीख में यदि चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी की बात करें तो चाहे वो ओपन हार्ट सर्जरी हो, चाहे वो गायनी सर्जरी हो, चाहे वो जनरल सर्जरी हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, चाहे वो ईएनटी सर्जरी हो या किसी अन्य ब्रांच की सर्जरी क्यों ना हो, सर्जरी अब बहुत सुरक्षित हो गई है। और बहुत सुरक्षित होने के साथ साथ व्यवस्थित हो गई है। और पहले जितना लंबा समय भर्ती के बाद लगता था, उतना लंबा समय आज की तारीख में बहुत सारी सर्जरीज में नहीं लगता है। जी डॉक्टर जेपी, लेकिन खुद को कैसे तैयार करें सर्जरी के लिए? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोगों के मन में तमाम तरीके की धारणाएं होती हैं कि अगर वो सर्जरी करवाएंगे कि तो उनके शरीर में इस तरीके के चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है कि साइड इफेक्ट उनके शरीर में हो जाए। तो कैसे खुद को तैयार करें सर्जरी के लिए? देखिए, भय, भ्रम और भ्रांति, इन तीनों का उपचार रोगी के यदि हम उसकी काउंसलिंग करते हैं तो तीनों का उपचार किया जा सकता है। भय उसका निश्चित तौर पर सर्जरी को लेकर रहता है। आज की तारीख में यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर भय सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद भ्रम का स्थान आता है। कहीं ना कहीं लोग भ्रमित होते हैं, और कभी कभार ये होता है कि मान लो किसी सर्जरी में किसी प्रकार की अनियमितता हुई हो या किसी प्रकार की जटिलता हुई हो या किसी प्रकार का रिस्क या खतरा हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे मरीजों की संख्या मुश्किल से 1000 में 1 या 2 होती है। लेकिन ऐसे मरीजों की चर्चा समाज में और साथ में मीडिया के माध्यम से और रिश्तेदारों में भी ज्यादा होती है। जब कोई काम सफल हो जाता है तो उसकी चर्चा कम होती है, क्योंकि आजकल मैंने देखा कि इलीट क्लास के लोग अक्सर अपने इलाज की जानकारी अपने परिवार के अलावा बाकी लोगों से छुपाते हैं। उसमें उनका ये भ्रम रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके निरोगी शरीर की जानकारी यदि सबको नहीं होगी और किसी प्रकार के रोग वाला मामला यदि उनके सब ऊपर आया तो उनके कारोबार या उनके व्यवहार या उनके समाज में उठने बैठने के तरीके पर फर्क आएगा। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। और तीसरा, भ्रांति। सर्जरी को लेकर निश्चित तौर पर भ्रांति कब रहती है कि जब रोगी के सामने हम 3 ऑप्शंस रखते हैं कि आप दूरबीन से करा सकते हैं, पुरानी पद्धति से करा सकते हैं, या दोनों के बीच का कोई रास्ता होता है, वो मिला जुला रास्ता उस तरह करा सकते हैं। तो ऐसे में रोगी बहुत भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होने के बाद ये निर्णय नहीं ले पाता है कि किस रास्ते उसको, कौन से तरीके से उसको, कैसे उसको उसकी सर्जरी करवाना चाहिए। तो इन तीनों की काउंसलिंग यदि बहुत अच्छे से की जाए तो रोगी के अंदर से भय भी निकलेगा, भ्रम भी निकलेगा और भ्रांति भी निकलेगी। और जब ये तीनों निकाल दिए जाएंगे तो उसके बाद सर्जरी की आवश्यकता और उसका प्रतिपादन, उसका कन्वर्जन, उसका एप्लीकेशन और उसके रिजल्ट, उसके बारे में भी निश्चित तौर पर जब वो एक कोई विश्वसनीय नाम देखेगा या विश्वसनीय अस्पताल देखेगा तो उसे विश्वास होगा ही होगा। और अक्सर ये देखा गया है कि लोग टालते जरूर हैं, पर जब उनको लगता है कि अब इसके अलावा कोई और रास्ता, उपचार या मार्ग नहीं है, तब जाकर कई बार बहुत बीमारी बढ़ाकर, मुसीबतें बढ़ाकर, झंझट और समस्या बढ़ाकर वो करवाते जरूर हैं।
जी बिल्कुल डॉक्टर, चूंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया अपनी बातों में कुछ टाइप्स का, तो मैं चाहूंगी कि सर्जरी की टाइप्स एक बार आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, कितनी टाइप्स हो सकती हैं सर्जरी की? देखिए, यदि हम सर्जरी की बात करें तो एक तो चिकित्सा जगत में जो परंपरागत तरीके से कई वर्षों से जो हमारे जो तरीके चले आ रहे हैं उसमें ओपन सर्जरी होती है, और ओपन सर्जरी में भी अलग अलग बीमारियों की अलग अलग सर्जरी होती है। उसके बाद यदि हम मध्यक्रम की बात करें, कुछ दशक पहले की बात करें, तो उसमें क्षमा चाहता हूँ, यदि हम मध्यक्रम की बात करें, कुछ दशक पूर्व की बात करें, तो कुछ बटन होल सर्जरी होती थी जिसमें दूरबीन का भी प्रयोग होता था, और साथ में जो पहले जितना हिस्सा खुलता था उतना हिस्सा नहीं खोलते हुए कम हिस्सा खोलकर कुछ दूरबीन से और कुछ खोलकर इस तरह मिक्स पैटर्न पर सर्जरी होती थी। और आजकल जो नई सर्जरी की टेक्निक आई, मैक्सिमम सर्जरीज में या तो क्लिपिंग आ गई है, या फिर लेप्रोस्कोपी आ गई है, या एंडोस्कोपी आ गई है, या फिर कई बार लेजर सर्जरी आ गई। लेजर सर्जरी भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हेमरॉइड्स के लिए लेजर सर्जरी होती है, जैसे वेरिकोज वेन्स के लिए लेजर सर्जरी होती है, इसके अलावा और भी कई चीज़ों के लिए लेजर सर्जरी होती है। और ब्रेन जैसी जटिल समस्याओं के लिए जब ब्रेन हेमरेज हो जाया करता था तो पहले जो है ओपन करके ब्लड क्लॉट निकाला जाता था, आजकल एंडोस्कोपिकली क्लिपिंग कर दी जाती है। तो सर्जरी में इतना एडवांसमेंट आ चुका है कि जिसके बारे में अकल्पनीय एडवांसमेंट जैसे बोलूंगा कि इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका है कि उस एडवांसमेंट का यदि हम एडवांटेज पेशेंट को देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें लगने वाले संसाधन, उसमें लगने वाली मशीनें, उसमें लगने वाले उपकरण बहुत महंगे होने के कारण और प्रक्रिया भी कुछ महंगी, और उसके सामान, संसाधन और उसमें उपयोग में आने वाले साधन महंगे होने के कारण निश्चित तौर पर सर्जरी की कॉस्ट जरूर बढ़ती है, परंतु रोगी का अस्पताल में रहने का समय घटता है। हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं छत्तीसगढ़ से, देव कुमारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी सर, मैं यो लीवर कैंसर के बारे से कुछ जानना चाहती हूँ, इसमें कुछ बता सकते हैं? सीरियस होते हैं कि ठीक रहते हैं? मैं आपका प्रश्न देव कुमारी जी ठीक से सुन नहीं पाया हूँ, आप एंकर मैडम। सर, मुझे लीवर कैंसर के बारे से जानने के लिए आपको कॉल किए थे। हेलो। देखिए, लिवर कैंसर ये दो तरह का होता है। हेलो, हाँ, आपका प्रश्न मुझे मिल गया है। देव कुमारी जी, लिवर कैंसर दो प्रकार का होता है। एक तो लिवर कैंसर वो जो प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से लिवर में ही पैदा होता है, और एक वो कैंसर जो पेट के किसी भी हिस्से में या इवन शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी होता है तो वो फैलकर लिवर तक पहुंच जाता है, तो उसको हम सेकेंडरी लिवर कैंसर बोलते हैं, सेकेंडरी मेटास्टेसिस बोलते हैं। यदि प्राइमरी लिवर कैंसर की हम बात करें जो लिवर में ही होता है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण आदत जनित जो अल्कोहल लेने वाले लोग होते हैं, जो अक्सर बहुत लंबे समय तक शराब पीते हैं, उनको पहले अल्कोहलिक सिरोसिस होती है, और उस अल्कोहलिक सिरोसिस के बाद कई बार वो जो सिरोसिस होती है वो कैंसर में बदल जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, कभी कभार क्या होता है, हेपेटाइटिस होने के बावजूद यदि हेपेटाइटिस में भी जटिलताएं और क्रॉनिक सिरोसिस हो गया तो उसमें भी कैंसर की संभावनाएं लिवर में होने की संभावना रहती। तीसरा, यदि हमारे खान पान में किसी प्रकार का असामान्य पदार्थ बार बार लिवर तक पहुंचता है जो कार्सिनोजेनिक है, तो ऐसे में भी लिवर में कैंसर की संभावनाएं रहती हैं। कई बार होता है कि लिवर में कैंसर हुआ लेकिन कारण पता नहीं लगता, लिवर में कोई कारण नहीं होता, व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है। जब उसको थोड़े थोड़े लक्षण आने लगते हैं, दर्द या इत्यादि लक्षण आने लगते हैं, तो जब वो सोनोग्राफी या जांचें कराता है तो उस वक्त उसे पता लगता है कि उसको लिवर में कैंसर हो गया। ऐसी परिस्थिति में जांचों से ये पता लगता है कि ये लिवर में जो कैंसर है ये प्राथमिक रूप से लिवर की कोशिकाओं से बना है या किसी शरीर के किसी अन्य भाग से खून के माध्यम से यहाँ तक फैलकर इसने लिवर में गठान बनाई है। सामान्य तौर पर मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी प्राथमिक रूप से पर्याप्त है। जी डॉक्टर साहब, हम चूंकि टाइप्स का जिक्र कर रहे थे तो मैं चाहूँगी कि एक बार अपनी बात आप पूरी करिए और टाइप्स के बारे में विस्तार से बताइए, और साथ ही साथ इन टाइप्स में किन किन बातों का भी ध्यान रखा जा सकता है, और चूंकि अगर सर्जरी करवाते हैं तो अगर इन टाइप्स जैसे लेज़र अगर करवाया हो या फिर आपने ओपन सर्जरी की अगर बात आपने की, तो इनमें क्या किन विशेष बातों का भी क्या कोई ध्यान रखा जाता है? देखिए, पहले तो बीमारियों के आकलन के बाद यदि हम बीमारी की बात करें तो चिकित्सक जिस पर आपको पूरा विश्वास है
उसके मशवरे को भी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। जब भी चिकित्सक को आप दिखाते हैं तो चिकित्सक आपकी राय को, आपकी अपेक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ये प्राकृतिक रूप से होता है। और यदि चिकित्सक सुलझा हुआ है तो आपको चिकित्सक की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। आपकी सर्वोच्च आवश्यकता या आपकी सर्वोच्च भावना क्या है वो, और चिकित्सक की सर्वोच्च प्राथमिकता या सर्वोच्च राय क्या है वो, इन दोनों का जब हम समागम के साथ कोई डिस्कशन करते हैं, जब हम बीच में कोई रास्ता निकालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये देखना चाहिए कि हम दर्द को एक तरफ रखें, हमें स्थायी लाभ सर्जरी से कौन सी पद्धति से मिल रहा है। पहला बिंदु ये। यदि वो स्थायी लाभ हमें ओपन हार्ट से, ओपन सर्जरी से मिल रहा है तो ओपन पर जाना चाहिए। यदि वो स्थायी लाभ हमें पिनहोल सर्जरी से मिल रहा है प्लस लेप्रोस्कोपी से मिल रहा है उसमें जाना चाहिए। और यदि हमें स्थायी लाभ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से मिल सकता है तो उसमें जाना चाहिए। एक बिंदु ये हो गया। दूसरा, इसमें जब हम निर्णय लेते हैं तो दूसरा आधार होता है हमारी अर्थव्यवस्था का, कि हम तीनों के अलग अलग खर्च समझें, फिर किस फ्रेम में हम कितना अच्छा काम अपनी सीमा में करा सकते हैं उसका मूल्यांकन करें, उसका निर्धारण करें और उस नीति के तहत उस रास्ते चलकर अपना इलाज जरूर कराएं। यदि हम एडवांस सर्जरी की बात करें तो आज की तारीख में बहुत सारे एडवांसमेंट सर्जरी में आए, जैसे हम यदि हम हार्ट में बोलें तो स्टेंट डल जाते हैं, आजकल ब्रेन में स्टेंट डल जाते हैं, आजकल ब्लड वेसल्स में स्टेंट डल जाते हैं। यदि कोई ब्लड वेसल्स रुक गई है, चोक हो गई है, उसका सिकुड़ गई है, तो शरीर के किसी भी हिस्से में आजकल स्टेंट डाला जा सकता है। मस्तिष्क में भी कई बार यदि ब्रेन की नस फट गई तो वहां पर भी फटी हुई नस के अंदर स्टेंट डालकर उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऐसे यदि लेप्रोस्कोपिक की बात करें तो अपेंडिक्स का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकता है, गॉल ब्लैडर का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकता है, और आजकल तो यदि आंतों में किसी प्रकार का फटाव या रिसाव आया है या कोई ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से यदि आंत फट गई तो उसका भी लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी हो सकती है। इसके अलावा सर्जरी ने और बहुत एडवांसमेंट किया है। अलावा इसके एक और पद्धति है जिसमें लेजर वाला मामला आता है। ना इसमें लेप्रोस्कोप की जरूरत लगती, ना किसी और की जरूरत लगती। इसमें लेजर मशीन से, लेजर बीम से बीमारी का निर्धारण करके बीमारी तक पहुंचकर उसको लेजर से ठीक किया जा सकता है। ये लेजर पद्धति भी बहुत एडवांस पद्धति है। इसमें यदि हम देखें तो पाइल्स का ऑपरेशन हो सकता है, इसमें वेरिकोज वेन्स का ऑपरेशन हो सकता है। यदि लेजर की बात करें तो लेजर से हम यदि शरीर के अंदर कहीं पर भी खून की नसों का कहीं असामान्य गुच्छा है उसका हो सकता है। इसके अलावा भी और लेजर में एडवांसमेंट बहुत सारे हो रहे हैं जो आने वाले कल में हमारे सामने आएंगे। जैसे प्रोस्टेट में लेजर का सर्जरी हो सकता है। तो ये लेजर सर्जरी भी एक तरह से देखा जाए तो एक आज की तारीख में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज की तारीख में यदि रोगी को एंडोस्कोपिकली सर्जरी सक्सेसफुल होती तो उस पर जाना चाहिए, और यदि लेजर सर्जरी उसके लिए अच्छा विकल्प है तो लेजर पर जाना चाहिए। उसके बाद यदि इन दोनों से अच्छे परिणाम की संभावना कम हो तब जाकर फिर पुरानी पद्धति को प्राथमिकता दी जा सकती है, या फिर चिकित्सक किसी अन्य कारण से या किसी अन्य और साथ में रोग के कारण यदि वो मशवरा दे कि ओपन सर्जरी को जाना चाहिए तो ओपन सर्जरी को प्राथमिकता देना चाहिए। प्रत्येक रोगी की रोग के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके शरीर की क्षमता के हिसाब से, उसको बाकी उसकी बीमारियां और कुछ है नहीं उसके हिसाब से अलग अलग रोगी को कौन सी पद्धति से करना है उसका निर्णय अलग अलग मेरिट्स के आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि मरीज की मांग पर। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जागेश्वर। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरे ये दाहिने कान से बहुत कम सुनाई देता है। मेरी उम्र 67 साल की है। तो ये 2-3 डॉक्टर के पास मैंने ये दिखाया, कान वाले डॉक्टर के पास, लेकिन आराम नहीं हुआ अभी। तो क्या उपाय? देखिए जागेश्वर जी, मैं आपके जी देखिए जागेश्वर जी, मैं आपको इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि यदि आपके एक कान से कम सुनाई दे रहा है तो पहले तो उसका कारण ढूंढा जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कान का पर्दा फटा है, या कान की क्षमता कम हुई है, या उम्र के हिसाब से श्रवण क्षमता कम हुई है, इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। कई बार कान में मवाद होने के कारण कान बहने लगता है और कान के अंदर सड़ा हो जाता है, उसके कारण भी कई बार कान से सुनना कम हो जाता है।
आपकी उम्र के हिसाब से सबसे पहले आप ये निर्धारित करवाइए चिकित्सक से कि आपके कम सुनाई देने का कारण क्या है। यदि कम सुनाई देने का कारण कान का पर्दा फटा है तो उसे ठीक करवाइए, उसका आराम से ऑपरेशन करवाइए, दूरबीन से हो जाता है। यदि कान बहता है तो बहते हुए कान के अंदर की यदि हड्डी सड़ी हुई तो उसको ठीक करवाइए, उसको निकलवाइए, आपको आराम मिलेगा। और यदि उम्र के हिसाब से यदि आपके श्रवण तंत्र में किसी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन आकर उम्र के हिसाब से आपकी श्रवण शक्ति कम हुई हो तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही कहूँगा कि बजाय दाएं बाएं समझने के एक जो कान से सुनाई देने की जो मशीन हम लगाते हैं जिसको हियरिंग एड बोलते हैं, हियरिंग एड लगवाइए और मस्त रहिए। जी डॉक्टर साहब, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ऑपरेशन और सर्जरी में कितना अंतर है, क्या ये समान है या दोनों अलग अलग हैं? देखिए, यदि हम देखें तो ये दोनों पर्यायवाची हैं। ऑपरेशन भी उसी को कहा जाता है, सर्जरी भी उसी को कहा जाता है। सर्जरी एक विषय है, ऑपरेशन एक कृति है, एक कृत्य है, एक विधा है। तो सर्जरी विषय होता है, जैसे हम सर्जरी में पढ़ते हैं तो सर्जरी विषय होता है और ऑपरेशन उसकी विधा है। ऑपरेशन करने वाली प्रक्रिया है और सर्जरी समझने वाली, शिक्षा वाली प्रक्रिया है, ये बोल सकते हैं सरलता से। लेकिन सामान्य भाषा में ये दोनों पर्यायवाची होने के कारण इन दोनों का उपयोग एक ही दृष्टिकोण के साथ, एक ही समीक्षा के लिए, एक ही व्यवस्था के लिए, एक ही विचार के लिए और एक ही अर्थ के लिए उपयोग में लिया जाता है। लेकिन सर्जरी वाली बात आती है तो अक्सर सामान्य व्यक्ति ऑपरेशन ही समझता है और ऑपरेशन वाली बात आती है डॉक्टर भी अक्सर सर्जरी की बात करता है। तो ये दोनों एक हैं, पर्यायवाची है। जी डॉक्टर साहब, अगर सर्जरी की जाती है तो अक्सर मरीज को कितना समय लगता है रिकवर होने में? अगर रिकवर हो भी जाता है तो क्या फ्यूचर में क्या इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या कोई दुष्प्रभाव इसके देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये इसके लिए मैं आपसे 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। पहला, आपने ऑपरेशन जब कराया उस वक्त उस अंग में कितनी स्थायी क्षति हो चुकी थी। कई बार रोगी अपनी बीमारी को बढ़ाता है और कई बार जिस जगह का ऑपरेशन होता है उसमें कुछ स्थायी क्षति हो जाती है। कभी 20% स्थायी क्षति होती, कभी 50-60% तक भी स्थायी क्षति हो जाती है। अक्सर यदि स्थायी क्षति उस अंग में हो गई है तो जितनी स्थायी क्षति हो गई उतना आपको समझौता करके जीवन जीना पड़ेगा और बाकी आगे क्षति ना हो उस क्षति को बचाने के लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एक ये हो गया। दूसरा, ऑपरेशन के बाद बहुत महत्वपूर्ण यह होता है कि रोगी अपने कितने ज्यादा नियमों का पालन करके कितनी व्यवस्थित और कितनी अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करता है और उसके शरीर में जो सर्जरी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, उस सर्जरी के परिणाम का आदर करते हुए चिकित्सक द्वारा बताए गए मापदंडों पर चले, उसके द्वारा निर्धारित की हुई नीति का पूरी तरह अनुसरण और पालन करें और उसके हिसाब से भविष्य की योजनाओं को या भविष्य की उम्र को देखते हुए प्रत्येक दिन की दिनचर्या दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, फिर सप्ताह के हिसाब से, फिर माह के हिसाब से बनाकर एक व्यवस्थित, संतुलित, मर्यादित और अनुशासित जीवन यदि वो जिएगा तो ऑपरेशन के परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि ऑपरेशन के बाद भी व्यक्ति बहुत मुगालते में आता है, उसको लगता है कि अब उससे कुछ नहीं होना। उसको कहीं न कहीं देखा जाए तो, एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्म वरदान मिल गया, ऐसा नहीं है। अपने शरीर को सुधारे हुए, ऑपरेशन के द्वारा सुधारे हुए शरीर को जो भी स्थायी क्षति है उसका आकलन चिकित्सक से करवाने के बाद अपने समय की, अपने भविष्य की और अपने शरीर की कद्र उससे करना ही पड़ेगी। जी, चूंकि समय की थोड़ी सी कमी है डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आखिरी सवाल मेरा चेहरे की सर्जरी को लेकर है और उस पर आप थोड़ा सा बताइए कि चेहरे की सर्जरी अगर लोग करवाते हैं तो क्यों आखिरकार उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्यों सर्जरी जो है वो थोड़ी फेल साबित हो जाती है वहां पर और चेहरा क्यों फिर खराब हो जाता है? सही करवाने की कोशिश तो उसको करते हैं लेकिन बाद में वो खराब हो जाता है चेहरा, ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है, 2 चीजें होती है इसमें। मैं आपसे सरल शब्दों में 2 बातें बताना चाहूंगा कि कई बार लोग आकर्षण के चक्कर में या फिर सम्मोहक चेहरे की उम्मीद के चक्कर में सर्जरी को जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी को जाते हैं और अनावश्यक सर्जरी करवाने में विश्वास करते हैं।
जो व्यक्ति अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने किसी भी प्रकार के व्यायाम की और अपने दिनचर्या की व्यवस्थित ध्यान रखेगा, खान पान पर ध्यान रखेगा, उसको चेहरे की सर्जरी की अक्सर जरूरत नहीं पड़ती। एक तो होती है कि हम अपनी खूबसूरती और निखार को बढ़ाने के लिए सर्जरी कराते हैं। ऐसी सर्जरी कायदे से तो नहीं कराना चाहिए, और यदि कराते भी हैं तो फिर उसका मूल्यांकन और उसकी जो जानकारी जिनको उच्च स्तरीय केंद्र है वहीं पर जाकर करवाना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि आप फिल्म स्टार्स को देखेंगे तो वो जाते हैं तो वो उन्हीं सेंटर्स में जाते हैं, विश्व स्तरीय सेंटर्स में जाते हैं जहां पर उनको बहुत अच्छे परिणाम की अपेक्षा होती है, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे कुछ साल निकलते हैं उनके चेहरे पे काफी भद्दापन आता है। तो जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, चेहरा दिया है, उसकी कद्र करें, उसको ज्यादा सम्मोहक और मनमोहक बनाना जब तक बेहद आवश्यक नहीं हो ना करवाएं। दूसरा, यदि शरीर में चेहरे पर किसी प्रकार का विकार आया, कोई चोट आई है या कोई ऐसा दुष्परिणाम आ गया कि जैसे हमने कैंसर के लिए सर्जरी कराई या किसी अन्य चीज के लिए सर्जरी कराई, जिसकी वजह से यदि चेहरे पर किसी प्रकार की विकृति आती है तो उसको टारगेट करके भी सर्जरी की जाती है। उसमें भी अच्छे सेंटर पर अच्छे प्लास्टिक सर्जन से यदि हम काम कराते हैं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। लेकिन लोग अक्सर व्यवस्थाहीन और साधनहीन अस्पतालों में अपने इलाज हेतु जाते हैं और कहीं न कहीं वो उस प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, उसके परिणाम को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और उसके परिणाम के साथ साथ यदि परिणाम उस वक्त मिल भी गए तो उसके बाद अपने चेहरे की देखरेख बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मैं एक सामान्य सी बात आपको अंत में ये कहना चाहूंगा कि लोग यदि अपने चेहरे को धोने की, प्रत्येक दिन चेहरा धोने की प्रक्रिया भी यदि उनकी गलत होगी तो भी उनके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ती चली जाएंगी। हम अपने चेहरे की सामान्य तौर पर कैसे कद्र करें, उस चेहरे को कैसे धोएं? यदि हम उसमें किसी प्रकार का केमिकल लगाते हैं, जैसे कई बार लोग अपने फेस क्रीम वगैरह लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये लगाने की भी प्रक्रिया यदि गलत होगी हमारी तो हमारे चेहरे पर झुर्रियां बहुत जल्दी और कम उम्र में आने लगेंगी। हम हमारे चेहरे की देखरेख में सामान्य तरीके से यदि गलत तरीके से देखरेख करते हैं, गलत तरीके से क्रीम पाउडर लगाने की भी प्रक्रिया गलत होगी। क्रीम पाउडर लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन लगाने की प्रक्रिया का तरीका भी गलत होगी, उसकी दिशा भी गलत होगी, हाथ से उससे चेहरे पर लगाने की दिशा भी गलत होगी, तो भी कहीं ना कहीं हम अपने चेहरे पर झुर्रियां जल्दी पाएंगे। बिल्कुल, फिर ऑपरेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, और चूंकि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि सर्जरी क्या है, कैसे करवानी चाहिए, कितने प्रकार इसके हैं, और साथ ही साथ किन बातों का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों में के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।